नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीणा संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिन दुर्गों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो दुर्ग हैं लोहागढ़, और लोहागढ़ है भरतपुर में। दूसरा अचलगढ़, अचलगढ़ है सिरोही। और तीसरा दुर्ग है बयाना का दुर्ग। और आपको पता है बयाना का दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। आज हम इस वीडियो में इन 3 दुर्गों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हम कोशिश करूँगा कि किसी भी एंगल से कोई आपका कोई कंसेप्ट या आपकी परीक्षा में आने वाला तथ्य छूट ना जाए। तो लोहागढ़ भरतपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, बयाना का दुर्ग भरतपुर में है। सबसे पहले हम लेते हैं लोहागढ़ दुर्ग को। लोहागढ़ भरतपुर। दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग की श्रेणी की बात करें कि किस श्रेणी का यह दुर्ग है, तो सबसे पहले तो ये पारीक दुर्ग, उसके बाद में हम इसे पारीक दुर्ग भी कह सकते हैं, और तीसरा ये भूमि दुर्ग या स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि क्वेश्चन आता है कि भरतपुर का लोहागढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है, ऑप्शन में आता है पारीक दुर्ग, दूसरे ऑप्शन में आता है पारीक दुर्ग, और तीसरे ऑप्शन में आता है भूमि दुर्ग, और चौथे ऑप्शन में आता है सभी। तो आपको चौथा ऑप्शन आंसर करना पड़ेगा सभी। यदि आता है कि पारीक दुर्ग, दूसरे ऑप्शन में पारीद, तीसरे में भूमि दुर्ग, और चौथे में आता है एरन दुर्ग, तो ऐसी स्थिति में आपको पारीक दुर्ग करना पड़ेगा। क्योंकि दुर्ग, पारीक दुर्ग कैसा होता है, मैंने वर्गीकरण किया था, बताया था कैसे, खाई, कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। तो लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बहुत गहरी चौड़ी खाई है। पारीक दुर्ग है, इसके चारों ओर मिट्टी का परकोटा है। भूमि दुर्ग है, ये जमीन पर है, किसी पहाड़ या पर्वत पर नहीं है। तो मुख्य रूप से पारीक दुर्ग है। अब आती है बात निर्माण की। तो दोस्तों, इसका निर्माण 1733 से लेकर 1741 ईस्वी के मध्य जाट महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। तो निर्माण 1733 से 1741 ईस्वी के मध्य किसने करवाया था? जाट महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। जो खाई है, दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है, उस खाई में को पानी से भरा जाता था। चारों ओर जो खाई थी उसको पानी से भरा जाता था। और इस खाई को पानी से भरने के लिए कहाँ से पानी लाया जाता था? तो दोस्तों, ये है मोती झील। यह है मोती झील, और ये झील बनाई गई थी बाणगंगा और रूपारेल नदियों के पानी को रोककर बांध बनाकर के मोती झील बनाई गई थी। इसी मोती झील से एक नहर निकाली गई जिसका नाम था सुजान गंगा नहर। तो विद्यार्थियों, इसी मोती झील से जो सुजान गंगा नहर निकाली गई, इसी सुजान गंगा नहर से लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसको भरा जाता था।
दुर्ग के उपनाम भी हैं। देखिए कौन कौन से उपनाम है। मिट्टी का दुर्ग, दूसरा उपनाम है अभेद दुर्ग, कभी भेदा नहीं गया। तीसरा उपनाम है अजयगढ़, ये दुर्ग कभी नहीं जीता गया, ना तो मुगलों के द्वारा जीता गया ना अंग्रेजों के द्वारा। और चौथा उपनाम है पूर्वी सीमांत का प्रहरी। तो दोबारा देखिए दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर जिले में। श्रेणी कैसी है? मुख्य रूप से पारीक दुर्ग है, और पारीक दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। पारीक दुर्ग है, चारों ओर मिट्टी का परकोटा है, भूमि या स्थल दुर्ग है, जमीन के ऊपर है, किसी पहाड़ पठार पर नहीं है। निर्माण 1733 से 1741 ईस्वी के मध्य जाट महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया था, और जाट महाराजा सूरजमल को जाटू का प्लेटो और जाटू का अफलातून भी कहा जाता है। बहुत वीर पुरुष थे, बहुत ही महान योद्धा थे, अच्छे प्रशासक थे। तो जाट महाराजा सूरजमल जी ने 1733 से 1741 ईस्वी के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग की चारों ओर गहरी खाई है। इस खाई को मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाल करके भरा जाता था इस नहर के द्वारा, और मोती झील, बाण गंगा और रूपारे नदियों के पानी को रोक कर बांध बना करके इस झील का निर्माण किया गया था। दुर्ग के 4 उपनाम हैं। मिट्टी का दुर्ग, अभेद दुर्ग, अजयगढ़ कभी नहीं जीता गया, ना तो मुगलों के द्वारा ही जीता गया, ना अंग्रेज कभी इस पर अधिकार कर पाए। पूर्वी सीमांत का प्रहरी, और इसके बारे में एक ये भी कथन आता है कि हट जा रे गोरा राज भरतपुर को। हट जा रे गोरा, गोरा मतलब अंग्रेज, कि हट जा रे गोरा राज भरतपुर को। अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए, ना मुगल इस दुर्ग को जीत पाए, इसलिए इसको अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि हट जा रे गोरा राज भरतपुर को। दुर्ग में 2 मुख्य दरवाजे हैं। देखिए कौन से दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है उत्तरी दरवाजा, और इस दरवाजे को अष्टधातु दरवाजा भी कहते हैं। अष्टधातु दरवाजा। दोस्तों, उत्तरी दरवाजा में जो अष्टधातु दरवाजा है, ये वही दरवाजा है, ध्यान से सुनना, ये वही दरवाजा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इसको कहाँ लेके आए? दिल्ली लेके आए, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने द्वारा निर्मित सीरी के किले में इस दरवाजे को लगा दिया। उसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने इस अष्टधातु दरवाजे को लाल किले में लगवा दिया, और उसके बाद 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मुगलों के खजाने को लूटा, और खजाने को लूटने के साथ ही लाल किले से इस दरवाजे को ला करके लोहागढ़ में लगा दिया। तो ये अष्टधातु दरवाजा वही है। देखिए 1765 में महाराजा
जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगलों के खजाने को लूटा और साथ ही लाल किले से इस दरवाजे को लाकर लोहागढ़ दुर्ग में लगा दिया। तो दोबारा सुनिए, उत्तरी दरवाजा इसे अष्टधातु दरवाजा कहते हैं। पुनः सुनना, ये दरवाजा मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इस दरवाजे को ला करके दिल्ली में अपने द्वारा निर्मित सीरी के किले में लगा दिया। उसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने द्वारा निर्मित लाल किले में इस दरवाजे को लगा दिया। उसके बाद 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मुगलों के खजाने को लूटा और साथ ही लाल किले से इस दरवाजे को ला करके कहाँ लगा दिया? लोहागढ़ में। 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मुगलों के खजाने को लूटा, साथ ही लाल किले से इस दरवाजे को लाकर कहाँ लगा दिया? लोहागढ़ में लगा दिया। दूसरा दरवाजा है वो है दक्षिणी दरवाजा। इस दक्षिणी दरवाजे को लोहिया दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों, दुर्ग में दो बड़ी बुर्ज हैं। पहली बुर्ज है जवाहर बुर्ज। इसका निर्माण दिल्ली विजय के प्रतीक या याद के रूप में महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना दोस्तों, इसी बुर्ज पर भरतपुर के जाट महाराजाओं का राज तिलक या राज्याभिषेक होता था। तो दो दरवाजे हैं दुर्ग में। उत्तरी दरवाजा, इसको अष्टधातु दरवाजा भी कहते हैं। यह दरवाजा 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मुगलों के खजाने को लूटा और लाल किले से इस दरवाजों को अपने साथ लेकर आए और इसे लोहागढ़ दुर्ग में लगा दिया। दूसरा दरवाजा है वो दक्षिणी दरवाजा है और दक्षिणी दरवाजे को लोहिया दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग में दो बुर्ज हैं। पहली बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज। इस बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली विजय की याद में इसका निर्माण करवाया था और इसी बुर्ज पर जाट महाराजाओं का राज्याभिषेक या राज तिलक होता था। दूसरी बुर्ज देखिए, दूसरी बुर्ज फतेह बुर्ज। दूसरी जो बुर्ज है दुर्ग में उसका नाम है फतेह बुर्ज। इसका निर्माण 1806 ईस्वी में जाट महाराजा रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों पर विजय की याद में करवाया था। तो दूसरी बुर्ज फतेह बुर्ज है। इसका निर्माण 1806 ईस्वी में जाट महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय की याद में करवाया था। अब देखिए अंग्रेजों पर कैसे विजय हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने
जसवंत राव होलकर मराठा को यहां आपने शरण दी थी और इसी कारण अंग्रेजों ने दुर्ग पर आक्रमण किए। और जिस अंग्रेज ने आक्रमण किए वो था लॉर्ड लेक। और कहते हैं कि लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में एक के बाद एक 5 आक्रमण किए, लेकिन सभी आक्रमण विफल हो गए। अंत में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक को महाराजा रणजीत सिंह से संधि करनी पड़ी। तो इस प्रकार दोस्तों, भरतपुर का लोहागढ़ एक अजय दुर्ग है। ये ना तो मुगलों के द्वारा और ना ही अंग्रेजों के द्वारा कभी जीता गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, आरएस प्री एग्जाम में आया था कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर 1805 में एक के बाद एक 5 असफल आक्रमण किस अंग्रेज सेनापति ने किया? लॉर्ड लेक ने किया था। दोबारा देखिए, दूसरी बुर्ज है फतेह बुर्ज। इसका निर्माण 1806 में जाट महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की पर विजय की याद में करवाया था। वो आक्रमण कैसे हुआ, कैसे विजय हुई? महाराजा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी, इसी कारण अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया। और जो अंग्रेजों का जो आक्रमण था उस समय सेनापति लॉर्ड लेक था, और लॉर्ड लेक ने 1805 में दुर्ग पर एक के बाद एक 5 आक्रमण किए। 5 आक्रमण विफल हो गए। और यही कारण है कि मुगल और अंग्रेज। तो दोस्तों देखिए, लोहागढ़ में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, वो है भरतपुर के जाट महाराजाओं की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर है। इसके अलावा भरतपुर में एक दुर्ग कचहरी कला, दूसरा दुर्ग है वैर का दुर्ग, और तीसरा है ओटाला का दुर्ग। कचहरी कला, बैर का दुर्ग, ओटाला का दुर्ग भी भरतपुर में है। भरतपुर में एक अन्य बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है बयाना, जिस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगला दुर्ग देखिए, अचलगढ़। और अचलगढ़ को आबू का दुर्ग भी कहते हैं। और ये दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में। दोस्तों, आबू पर्वत के जो प्राचीन नाम है, देखिए कौन से प्राचीन नामों से आबू पर्वत को जाना जाता है। पहला है अर्बुदगिरी, ये भी उसका प्राचीन नाम है। इसके अलावा उसे अर्बुंदाचल के नाम से भी जाना जाता है। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। बात करें हम निर्माण को लेकर के, तो देखिए निर्माण के बारे में आप, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा ने जब इसका निर्माण करवाया था तो यहीं पर इसी दुर्ग के निर्माण स्थल पर परमार राजाओं द्वारा एक प्राचीन दुर्ग था। महाराणा कुंभा ने परमार राजाओं के द्वारा बने हुए दुर्ग के
ध्वंसावशेषों पर या खंडरों पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में परमार राजाओं द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के खंडरों पर ही इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में परमार राजाओं द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के खंडरों पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है और इसी अचलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा, अचलगढ़। अचलेश्वर महादेव मालवा के परमार राजाओं के इष्ट देव थे। और दूसरी दोस्तों, इस मंदिर में, क्योंकि जो भगवान शिव का मंदिर होता है या तो शिवलिंग होगा या उनकी मूर्ति होगी, लेकिन देखिए यहाँ पर जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग के स्थान पर एक गहरा गड्ढा है, अंगूठे टाइप। इसी अचलेश्वर महादेव के मंदिर के पास मामादेव कुंड है और यहीं पर सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी बनी हुई है। दोबारा देखिए दोस्तों, अचलगढ़ को ही आबू का दुर्ग भी कहते हैं और ये कौन से जिले में है, सिरोही जिले में है। आबू पर्वत को प्राचीन नाम देखिए क्या क्या है, अर्बुदगिरी भी कहते हैं उसे, अर्बुदान चल भी कहा जाता है। यह एक गिरी दुर्ग है और निर्माण महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में परमार राजाओं द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के खंडरों पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग में एक बहुत ही सुंदर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है और इसी अचलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम पर इस दुर्ग का नाम अचलगढ़ पड़ा। अचलेश्वर महादेव परमार राजाओं के इष्ट देव थे और इस मंदिर में शिवलिंग नहीं है, बल्कि शिवलिंग के स्थान पर एक गहरा गड्ढा है। मंदिर के पास ही मामादेव कुंड है और यहीं पर सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी बनी हुई है। अगला देखिए दोस्तों, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने दुर्ग पर आक्रमण किया। देखिए, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने दुर्ग पर आक्रमण किया और देव प्रतिमाओं को नष्ट किया। और दोस्तों, जब देव प्रतिमाओं को नष्ट करके वो विशाल घाटी से नीचे उतर रही थी उसकी सेना, उसी समय मधुमक्खियों के एक विशाल दल ने महमूद बेगड़ा उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सेना तितर-बितर हो गई और जिस स्थान पर मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण किया था, आज वहां पर भवराथल नामक स्थल बना हुआ है। तो देखिए, देव प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। जब वो विशाल घाटी से नीचे उतर रहा था, तो उसी समय
मधुमक्खियों के दल ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, और जहां मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था आज भी उस स्थान का वो स्थान है, और वो भंवराथल के नाम से जाना जाता है। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए दोस्तों, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। जैसे हम लें महाराणा कुंभा का महल, कुंभा की ओखा रानी का महल, अनाज की कोठे, पानी के विशाल टांके, सावन भादो झील, सावन भादो मूर्तियां। और दोस्तों ये सावन भादो मूर्तियां हैं वो महाराणा कुंभा और उसके पुत्र उदा की मूर्तियां हैं। आपको ध्यान होगा यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो 1468 में उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, और इस प्रकार उदा मेवाड़ में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पुनः एक बार, अचलगढ़ दुर्ग पर गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया और देव प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। जब वो आक्रमण करके विशाल घाटी से नीचे उतर रहा था तो मधुमक्खियों के एक विशाल दल ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया और सेना भाग खड़ी हुई। और जहाँ पर मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था आज भी वहाँ एक स्थल है, उस स्थल का नाम है भंवराथल के नाम से जाना जाता है। दुर्ग में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे महाराणा कुंभा का महल है, उनकी रानी ओखा रानी का महल है, अनाज के विशाल कोठे हैं, पानी के विशाल टांके हैं, सावन भादो झील और सावन भादो मूर्तियां। और ये मूर्तियां महाराणा कुंभा और उसके पुत्र उदा की है। अगला देखिए, जब हम सावन भादो की बात कर रहे हैं तो सावन भादो की झील अचलगढ़ में सावन भादो मूर्तियां भी हैं। अब यहां देखिए, सावन भादो महल कहां पर है, ध्यान दीजिए, बताइए कहां पर है। तो सावन भादो महल है डी भरतपुर। सावन भादो नहरें कहां पर हैं, बताइए, कोशिश कीजिए। जब सावन भादो की बात चल रही तो सावन भादो नहरें कोटा में है। तीसरा देखिए, सावन भादो कड़ाइयाँ कहाँ पर हैं, कोशिश कीजिए। सावन भादो कड़ाइयाँ कहाँ पर है, ये कड़ाइयाँ हैं करणी माता के मंदिर में जो बीकानेर के देशनोक में है। और इन सावन भादो कड़ाइयों में वह प्रसाद बनाया जाता है जो भक्तों को दिया जाता है। तो देखिए दोबारा, दर्शनीय स्थल में कुंभा का महल है, ओखा रानी का महल, अनाज के कोठे हैं, पानी के विशाल टांके हैं दुर्ग में, सावन भादो झील है, सावन भादो मूर्तियां हैं।
और ये मूर्तियाँ महाराणा कुमार ओदा की हैं। और यहाँ देखिए नोट में साथ साथ में सभी ये सारों सावन बहादुर कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम। सावन बहादुर महल कहाँ पर है? भरतपुर के डीग में है। सावन बहादुर नहर कहाँ पर है? कोटा ज़िले में है। सावन बहादुर कढ़ाइयाँ कहाँ पर हैं? करणी माता के मंदिर में है। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर के देशनोक में। करणी माता किस राजवंश की कुल देवी है? बीकानेर के राठौड़ों की। और किस जाति की कुल देवी है? चारण समाज की कुल देवी। सातवां देखिए, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, इसको निर्माण करवाया था मालवा के सेठों ने। और इसका जीर्णोद्धार करवाया था गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने। आठवां देखिए, गोमुख कुंड है। नवां दर्शन स्थल देखिए, देवरानी जेठानी के कोठे। 10वां देखिए, कपूर सागर जलाशय। तो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण मालवा के सेठों ने करवाया था, लेकिन इसकी मरम्मत जीर्णोद्धार गुजरात के सोलंकी अर्थात चालुक्य राजा कुमारपाल ने करवाया था। दुर्ग में गोमुख कुंड है, देवरानी जेठानी के कोठे हैं और कपूर सागर नामक एक जलाशय है। अब लास्ट तथ्य देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्ग का जो मंदिर है अचलगढ़, अचलगढ़ मंदिर के पीछे पाली के कवि दुर्सा आडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, पाली के कवि दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति है। और कहते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण स्वयं दुर्सा आडा ने करवाया था। तो क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों कि अचलगढ़ दुर्ग में किस कवि की पीतल की मूर्ति है? दुर्सा आडा की। तो अचलगढ़ मंदिर के पीछे पाली के कवि दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति है। इसका निर्माण स्वयं दुर्सा आडा ने करवाया था। दुर्सा आडा अकबर के दरबार में रहते थे, बहुत महान कवि थे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी। और इस प्रकार से अचलगढ़ दुर्ग भी पूरा हुआ। तीसरा दुर्ग देखिए दोस्तों, बयाना का दुर्ग भरतपुर। बयाना का दुर्ग भरतपुर। बयाना का दुर्ग भरतपुर। देखिए दोस्तों, श्रेणी की यदि हम बात करें तो ये दुर्ग एक गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी। ये मानी पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण की यदि बात करें हम तो इस दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी में यदुवंशी राजा
विजयपाल ने करवाया था। तो श्रेणी कैसी है? गिरी दुर्ग है, और जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम मानी पहाड़ी है, और इसका निर्माण 1040 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण के वंश अर्थात यदुवंशी राजा विजयपाल ने करवाया था। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं। देखिए कौन कौन से उपनाम हैं दुर्ग के। पहला जो उपनाम है वो है विजयगढ़ी, और ये नाम रखा इसके निर्माता के नाम पर, विजयपाल के नाम पर। दूसरा उपनाम है सोनी दुर्ग। तीसरा उपनाम है सुल्तान कोट, और ये नाम दिया गया दिल्ली के सुल्तान द्वारा। और दिल्ली के फारसी ग्रंथों में भी इसको बयाना दुर्ग कहा गया है। इसके अलावा सुल्तान कोट, बाणासुर का दुर्ग। दोस्तों ये दुर्ग जिस स्थान पर है प्राचीन काल में उस स्थान को बाणासुर कहते थे। बादशाह दुर्ग, ये नाम पड़ा जब दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। एक नोट देखिए दोस्तों, यहां पर आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बयाना अपनी उच्च कोटि की नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन आ चुका है कि मध्यकाल में राजस्थान में नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? बयाना। तो मध्यकाल में बयाना उच्च कोटि की नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। पुनः देखिए बयाना का दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। श्रेणी कैसी है? गिरी दुर्ग है। और गिरी दुर्ग कैसा होता है? जो पहाड़ पर स्थित हो, और ये दुर्ग मानी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1040 ईस्वी में यदुवंशी राजा विजयपाल ने करवाया था। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे विजयगढ़ी, ये नाम इसके निर्माता विजयपाल के नाम पर पड़ा। सोनी दुर्ग, सुल्तान कोट, ये नाम दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा दिया गया था। बाणासुर का दुर्ग, प्राचीन काल में जहाँ बयाना दुर्ग है उस स्थान का नाम बाणासुर था। बादशाह दुर्ग, और मुगलों का अधिकार होने पर इसका नाम बादशाह दुर्ग पड़ गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों कि मध्यकाल में बयाना अपनी उच्च कोटि की नील उत्पादन के लिए लोकप्रिय था। अब देखिए दुर्ग के दर्शन स्थल कौन कौन से हैं, वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, कीर्ति स्तंभ। दोस्तों क्वेश्चन आया है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ कौन से दुर्ग में है? बयाना के दुर्ग में। और दोस्तों इसका निर्माण करवाया था महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और ये उपाधि दी थी इंग्लिश इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ ने। तो कीर्ति स्तंभ है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन स्तंभ माना जाता है। इसका निर्माण कराया था महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने। दूसरा है उषा मंदिर। इसका निर्माण रानी चित्रलेखा ने कराया था।
लाल पत्थरों से निर्मित है, लेकिन बाद में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया या मस्जिद बना दी गई। तीसरा देखिए भीमलाट। तो विद्यार्थियों, भीमलाट एक ऊंचा स्तंभ है और इसी भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। चौथा देखिए अकबर की मस्जिद। पांचवा देखिए जहांगीरी दरवाजा, जो अकबर का पुत्र था। छठा देखिए लोधी मीनार। और सातवां देखिए दाऊद खां मीनार। तो दुर्ग में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, उन्हें देखिए। कीर्ति स्तंभ है और ये कीर्ति स्तंभ राजस्थान का सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ माना जाता है। इसका निर्माण गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने कराया था। दुर्ग में ऊषा मंदिर है जिसका निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था, लेकिन बाद में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसको मस्जिद में बदल दिया। भीमलाट यहाँ एक ऊंचा स्तंभ है, इसे राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग में अकबर की मस्जिद है, जहांगीरी दरवाजा है, लोधी मीनार है, दाऊद खां की मीनार है। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसकी बनावट कुतुब मीनार जैसी है, बयाना का दुर्ग। और यह दुर्ग दिल्ली सुल्तानों के सैनिक विश्राम के लिए भी जाना जाता है।